नमस्कार। गायन एजुकेशन के फ्री काउंसलिंग सेशंस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 9 के बारे में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही सेकंड पार्ट है। तो एक बच्चे ने इसके ऊपर डाउट पूछा है, तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को समझने के लिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मोटा मोटा 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इस तरीके से है। पहला है ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन, एंड डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन। तो उन्नयन अवनमन क्या होता है? जो क्षितिज से ऊपर एंगल बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन, एंड जो क्षितिज से नीचे बनता है उसे बोलते हैं अवनमन। यानी ऊपर वाला एंगल जो होता है उसे एलिवेशन और नीचे वाले एंगल को डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल रहता है। तो जब ये नाम पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में ठीक से बैठना चाहिए कि एंगल ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, इसका कॉन्सेप्ट का पता होना। हाइपोटेनियस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार। तो अब देखो, जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसमें ना हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा सेम रहता है कर्ण, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में हम देखें तो इसमें जो लंब है वो यहाँ पर है और आधार यहाँ पर है, जो कि तुम्हें सबको पता ही होगा कि लंब खड़े वाले का होता बोलते हैं, बेस लेटे वाले को। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो पता है इसमें लंब यहाँ पर है और आधार यहाँ पर है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो इसमें से ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तुम एंगल की पोजीशन देखो तो यहाँ एंगल इस तरफ है नीचे और यहाँ एंगल है ऊपर। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो हम लंब और आधार बोल रहे हैं इसका ओरिजिनल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है ये ऑपोजिट एंड एडजेकेंट। ऑपोजिट एंड एडजेकेंट हिंदी में बोलते हैं सम्मुख, यहाँ लिख देता हूँ सम्मुख एंड संलग्न, उसको बोलते हैं संलग्न। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप, क्योंकि मेन जो देखा जाता है वो सम्मुख कहाँ पर है, संलग्न कहाँ पर है, वो देखा जाता है। तो इसलिए अगर एंगल चेंज हो रहा है तो सम्मुख और संलग्न का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर एंगल यहाँ है तो सम्मुख भुजा जो है वो सामने इधर बनेगी और संलग्न भुजा उसको साथ ये वाली हो जाएगी। तो तुम यूँ समझ सकते हो कि जहाँ पर एंगल है उसके सामने वाली भुजा जो है वो तुम्हारा वो लंब रहता है और उसके साथ जो भुजा है वो आधार रहता है, बेस। ऐसे यहाँ पर एंगल है तो उसके सामने वाली भुजा लंब और उसके साथ वाली आधार। ठीक है, अच्छा दूसरा है, थर्ड है कि जो अनुपात है ये हमने चैप्टर 8 में सीखा हुआ है। तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छे से तुम उसको याद किया होगा, पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। हिंदी में लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिखता हूँ आधार बटे कर्ण एंड लंब बटे आधार। तो इसको लाल बटे कक्का ऐसे ही बोलते हैं। मैं थोड़ा इसका इंक चेंज कर लूँ क्योंकि ये ब्लैक में ब्लैक मिक्स हो जा रहा है, दिख नहीं रहा। तो लाल क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। ओके तो ये अनुपात हमें याद होना चाहिए। उसके बाद चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। और चैप्टर 8 में ही है ये भी, 9 में नहीं, 8 में है। 9 जो है 8 का ही पार्ट 2 है एक तरीके से। तो अगर ये टेबल हमें बहुत अच्छे से याद है तो हम इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये टेबल याद नहीं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले इस टेबल को रट लो, बहुत अच्छे से रट लो, और उसके बाद ही इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट 3 है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद कर लेंगे तो ज़िंदगी गुलजार हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था वो कैसे काम में, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक टावर है जो कि ज़मीन पे खड़ा है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली। तो वर्टिकली मतलब होता है ऐसे खड़ा सीधा, है ना, ये वाला। तो ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा।
ठीक है, तो ये सब शब्द 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 सुन के डरना मत, वो उसका मतलब होता है सीधा ऐसे खड़ा। ओके। और धरती के एक बिंदु से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे, तो ये मीनार ये खड़ी, और ज़मीन पर एक बिंदु से जो कि इससे 15 मीटर दूर है, तो यहाँ से 15 मीटर हम दूर ले लेते हैं एक बिंदु, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और एक बिंदु हमने ले लिया सी। ठीक है, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको तुम लेफ्ट हैंड में लो कि राइट हैंड में लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ज़मीन पर 15 मीटर दूर एक हमने बिंदु ले लिया, वहाँ से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप तक का है 60 डिग्री, यानी यहाँ से टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो ये चीज़ डायग्राम जो है बहुत सोच समझ के बनाना अच्छे से। एंगल में गलती मत करना कि एंगल 60 डिग्री बोल तो यहाँ रहा है, पता चला कि तुमने उसको ले लिया इस तरफ ऊपर की ओर, तो ये गलतियाँ मत करना। ठीक है, और ये गलती इस गलती से हम बच कैसे सकते हैं, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। देखो जैसे इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये फ्रॉम जहाँ लिखा रहता है यहाँ पर फ्रॉम है इस पॉइंट के लिए, तो एंगल वहाँ पर बनेगा। हिंदी में कह रहा है कि एक बिंदु से शिखर का, तो जहाँ से लिखा रहता है से, वहीं पर एंगल बनाना। ठीक है, और वैसे तो वो बोल भी दे रहा है कि उन्नयन कोण यानी कि ऊपर ही बनेगा, तो अगर यहाँ बनाएंगे तो वो तो नीचे आ जाएगा, है ना, तो उसको वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब देखते हैं कि इसको जब तुम आंसर शीट में लिखोगे तो कैसे होगा। तो पहले ट्रायंगल में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख लेना। इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी सी दिया है 15 मीटर, एंगल सी दिया है 60 डिग्री, और हमें ए बी फाइंड करना है। कह रहा है कि हाइट फाइंड करो टावर का, मीनार की ऊंचाई कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला बात आता है वो ये कि जो भी हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए मतलब वो कौन सा अनुपात उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अनुपात मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वो। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा काम हो रहा है, जैसे एंगल यहाँ पर है ना इस ट्रायंगल में, तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूस ये वाला हो गया कर्ण, लंब और आधार कौन सा है, तो हमने पीछे देखा था कि जो एंगल होता है उसको सामने वाला लंब होता है ये वाला, तो ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। तो अभी इस समय क्या है, ये आधार गिवन है और हमें ये जो लंब है ये फाइंड करना है ना। तो यानी कि काम हो रहा है P और B में, इन दो में काम हो रहा है। और पी बी किस में होता है, पी बी होता है टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड करना जो है यही हमारे लिए बहुत मतलब पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि हम अनुपात ठीक से पता कर पाए कि कौन सा अनुपात यूज़ करना है। अब उसके बाद उसके वैल्यू वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ पर थीटा हमारा जो है वो 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। पी क्या है, लंब ए बी, आधार क्या है बी सी। अच्छा टेन थीटा, अब यहाँ पर ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये कि हम जो जो एंगल बिठाया है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए पीछे पॉइंट नंबर 4 में जो टेबल है उस टेबल से उसकी वैल्यू देख लेना, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर याद हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √3, 0 1/√3 1√3। ठीक है, तो इसके होती है √3 इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है, निकालना ही है, और बी सी है 15। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू √3। तो बस ये आ ही गया सीधा सीधा। तो हमारी जो मीनार है उसकी हाइट आ गई 15√3 मीटर, वो मेजरमेंट भी साथ में लिख देना मीटर। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन समझने के लिए कि देखो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि हम ये अनुपात ठीक से पता करें, और दूसरा कि जो एंगल है उसकी वैल्यू ठीक से बिठाएं। ये दो स्टेप ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को ध्यान से बनाना है। यहाँ वैसे दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम अपना डायग्राम खुद बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो इस मान लो ये ग्राउंड है। मैं पहले तो एक दो डिफरेंट कलर से इसको बनाता हूँ ताकि दो डायग्राम है ना अच्छे दिख जाए। ग्राउंड है तो यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यार मान लो ये है पी। अब यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग।
तो एक बिल्डिंग भी है कहीं पर, मान लो ये ए एंड बी बिल्डिंग है, तो इसके टॉप का एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए पी बी 30 डिग्री के साथ। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा और है, इसका नाम हम रख लेते कुछ सी। और फिर क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के टॉप तक का, फ्रॉम पी, पी से ही, यानी पी से ही इसके टॉप तक का एक और एंगल बन रहा है इस तरीके से। तो ये जो है नीचे से पूरा ऊपर तक है। ये डायग्राम मेरा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की। तो जो पी सी तक का है वो है इस ऐसे, ये पूरा का पूरा है 45, और ये पूरा है 45 का, और जो ए तक का है वो है 30 का, जो कि यहाँ से है इधर तक, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, साफ सुथरा। तो अब यहाँ पर ना दो हमारे पास ट्रायंगल बन गए हैं, एक ये वाला है ना, ए बी पी वाला, और एक पी सी बी वाला, ये दो ट्रायंगल है। तो मैं इन दो ट्रायंगल को, मैं क्या करता हूँ कि इन दो ट्रायंगल को अलग से यहाँ पर सेपरेट बना के दिखा देता हूँ, तो ताकि हमें क्वेश्चन करते समय समझने में आसानी रहेगा। तो एक ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये है ए बी पी, जो कि है 30 डिग्री के साथ, और जिसमें ये है 10 मीटर का। फिर दूसरा है ये वाला, बी सी पी, जो कि है 45 डिग्री के साथ, और जिसमें पूरा जो लेंथ है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इतना सा पोर्शन जो कि ए तक का था वो है 10। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ, सॉरी एंगल नहीं, हमें फाइंड करना है झंडे का हाइट। दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला है, एक तो इस झंडे का, कहाँ गया, लेंथ ऑफ द फ्लैग, जो झंडा है, ये झंडा झंडा सिर्फ, एक तो इसको फाइंड करने के लिए बोला है एक्स, और दूसरा बोला है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पी, जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है, यानी ये जो है वाई है ना, ये चीज़ फाइंड करने के लिए बोला है, यानी ये रहा झंडा, हमारा झंडा, और ये डिस्टेंस। अब देखते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन लिख लेना जो भी है ना, एंगल पहले मैं लिख लेता हूँ। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, हमारे पास ए बी है 10 का, और ए सी, देखो जो ए सी है वो कैसे आ जाएगा, वो पूरे बी सी में से 10 माइनस, देखो ये यहाँ पर है बी सी है पूरा, उसमें से ये ए बी यानी 10 माइनस कर देंगे, तो हमारा इतना सा पोर्शन यानी कि सी ए यानी ए सी आ जाएगा। तो वो हमारा ये बन रहा है, बी सी तो नहीं पता है, माइनस बी सी माइनस 10, ये हमारा ए सी जो कि हमें निकालना है। और क्या है, एंगल पी है, पी भी नहीं, एंगल बी पी ए है 30, एंड एंगल बी पी सी है 45। ये इंफॉर्मेशन हमें निकल दिखाना है, ठीक है, बी पी सी 45, बी पी ए 30। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो हम शुरू करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक साइड भी हमें पता है 10, और एंगल भी पता है, तो दो इन्फॉर्मेशन पता है, तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है,
अब इस ट्रायंगल में रेशियो कौन सा लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर काम किस किस पे हो रहा है, एंगल ये रहा तो इसको सामने वाला ये है P परपेंडिकुलर लंब, और ये वाला है आधार बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस लंब आधार का काम होता है 10 में, तो हमारे जगह 1030 इक्वल टू P बाई बी। तो 1030 जो है वो कितना है, थीटा 30 है यहाँ पे, अब P कितना है ए बी, एंड बी सी एंड ये है बी पी। तो एक्चुअली में ना एग्जाम में ये जो मैं लिखता हूँ ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग इसके बाद सीधा इसको लिखना है। अब 1030 की वैल्यू होती है कितना, 0 1/5। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी 10 है, बी पी फाइंड करना है, तो बी पी को बी पी लिख देता हूँ। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी पी 1 से मल्टीप्लाई होके बी पी ही रह जाएगा, √3 10 से मल्टीप्लाई होके 10√3। तो ये आ गई बी पी की वैल्यू, यानी कि जो डिस्टेंस फाइंड करना था, यहाँ हमने लिखा नहीं, डिस्टेंस फाइंड करना था वो तो निकल आया। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो ए सी ये हमें फाइंड करना है, और एक बी पी फाइंड करना है, तो उसमें से ये वाली चीज़ आ गई। अब दूसरा वाला ए सी, अब देखो ए सी के लिए हमें बी सी पता होना ज़रूरी है। अब बी सी कैसे निकालें, तो बी सी के लिए अब हम आएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले में क्यों, क्योंकि अब इसमें से हमें छोटा वाला जो नीचे वाला साइड था इसकी वैल्यू पता चल गई 10√3। तो अब इसमें फिर से वही बात की, एंगल पता है एक साइड पता है, तो दो चीज़ें पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल बी पी सी, तो इस ट्रायंगल में जाके अब यहाँ पर भी रेशियो कौन सा यूज़ होगा, तो काम देखो किस पे हो रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस। तो यानी कि परपेंडिकुलर बेस होता है 10 थीटा में, तो सीधा 10 थीटा लेंगे, और यहाँ थीटा कितना है 45। तो परपेंडिकुलर जो है लंब बी सी एंड आधार है बी पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें 1045 की वैल्यू, तो 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बी सी हमें निकालना है, और बी पी अभी अभी निकाला है 10√3। ठीक है, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी इक्वल टू आ गया 10√3। लो भैया दोनों ही सेम सेम आ गए। जो बिल्डिंग की हाइट है, मतलब टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है, ये भी 10√3 आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 10√3 आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ झंडे की हाइट ना, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए। तो झंडा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये रहा। ये मैं इस वाले पोर्शन को इरेज ही कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, BC/10। तो हमें निकालना तो ए सी है, झंडा है, तो झंडा कैसे आएगा, ए सी इक्वल टू आएगा टोटल जो है हमारा, ये रहा टोटल जो है बी सी, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ए बी ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बी सी अभी आया 10√3, उसमें से माइनस हो जाएगा ए बी था 10, तो 10 उसमें से माइनस, देखो ये ना रूट वाला नंबर है, ये बिना रूट वाला नंबर है, तो ऐसे माइनस होता नहीं है। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि इसमें से 10 कॉमन निकाल लो, और √3 माइनस 1, या तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो √3 है इसकी वैल्यू 1.732 लेना है। तो जब क्वेश्चन में बोला है ना, और कह रहे हैं कि ले सकते हैं, यानी कि चाहो तो इसका आगे सॉल्व करो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं सॉल्व करके। तो 1.732 माइनस 1, अब इससे माइनस भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.732। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। तो ये आ गई हमारी झंडे की वैल्यू, है ना। और देखो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जब उसने वैल्यू दिया ही है तो उसको ना अप्लाई करो, क्योंकि अगर हम यहाँ छोड़ देते तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, और एग्जामिनर को मौका मिल जाता नंबर काटने का। तो इसलिए अगर वैल्यू दिया है तो उसको यूज़ करो, और एक नंबर वाले आंसर तक पहुँचो। तो देखो यहाँ हमारा आंसर दो है, एक ये पूछा था बीपी जो निकला है, और एक ये एसी पूछा था जो यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है।
तो हम एक समराइज करें तो समरी में क्या है, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो क्या क्या चीज़ पता करना है। फर्स्ट मैं ये सारा इरेज कर दे रहा हूँ अब। तो फर्स्ट हमें पता करना है कि रेशो कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी कि जो साइन वाला होता है वो वाला इस्तेमाल करना है या कॉस वाला इस्तेमाल करना है या टेन वाला इस्तेमाल करना है, पहले तो ये पता करना है। दूसरा, हमें जो टेबल है उसकी वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वैसे 4-5 ही मेन है। तो इसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और तीसरा तीसरा क्या है कि हम डायग्राम अच्छे से बनाएं, डायग्राम को ठीक से बना सकें, उसमें हम एंगल कहाँ पर है वो ठीक से देख सकें, और क्या चीज़ गिवन है क्या फाइंड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से अगर हम कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये था चैप्टर 10, क्लास 10 चैप्टर 9। आई होप कि हाइट एंड डिस्टेंस के बेस थीम को, बेस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प किया होगा। क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग रहता है, तो हर क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पर दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि जो मैंने लास्ट में समरी बताया उसके बेस पे तुम क्वेश्चन तो कर लोगे, अगर टेबल याद है सब कुछ है। फिर भी अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट लगता है सॉल्व करके, मतलब प्रैक्टिस करते समय, तो ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल करना या फिर इस एड्रेस पे आके डाउट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।